नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद बिहार से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार है जो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टियां हैं, मतलब आरजेडी और कांग्रेस, जिसमें आरजेडी तो लालू परिवार के कलह से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे से बाहर ही नहीं आ पा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने न सिर्फ महागठबंधन को पटखनी दी, बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर भी एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो पार्टी की नींव हिला रहा है। 14 नवंबर को आए चुनाव परिणामों में आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, जबकि एनडीए ने 202 सीटों पर कब्जा जमाया। यह हार तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली पार्टी के लिए करारा झटका साबित हुई। लेकिन असली ड्रामा तो हार के ठीक अगले दिन 15 नवंबर को राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर शुरू हुआ। वहां लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य और छोटे भाई तेजस्वी यादव के बीच खुली जंग छिड़ गई। मुद्दा था तेजस्वी का करीबी सलाहकार संजय यादव, जिसे रोहिणी ने परिवार तोड़ने और मनमानी करने का दोषी ठहराया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए कहा कि जो लोग परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो अहंकार में चूर है, उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन घरेलू बहस में बात इतनी बढ़ गई कि चप्पलें तक उठ गई। तेजस्वी ने संजय का बचाव किया तो रोहिणी ने उन पर और उनकी कोर टीम पर निशाना साधा। ये कलह नया नहीं था। चुनाव से पहले की बिहार राज्य अधिकार यात्रा के दौरान भी रोहिणी ने संजय को तेजस्वी की बस में आगे की सीट पर बैठने के लिए फटकार लगाई थी। रोहिणी का गुस्सा इसलिए भी भड़का था क्योंकि तेजस्वी ने उनकी टिकट उम्मीदवारों की सूची को नजरअंदाज कर दिया। रोहिणी खुद छपरा से लोकसभा चुनाव हार चुकी थी और विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती थी, लेकिन संजय जैसे लोगों ने उन्हें दरकिनार कर दिया। संजय यादव जो तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद साथी है, उन्होंने तो अपने जीजा सुमित यादव को ही तेजस्वी का पीए बना दिया, जिससे रोहिणी को लगा कि परिवार के बाहर के लोग परिवार को हथिया रहे हैं। बहस के दौरान तेजस्वी ने रोहिणी से कहा कि वो अपने ससुराल चली जाए क्योंकि शादी हो चुकी है। रोहिणी गुस्से में पटना एयरपोर्ट से दिल्ली चली गई और वहां से ही सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा सामने रख दी। उन्होंने लिखा कि मुझे कहा गया मैं गंदी हूं, मेरी किडनी गंदी है, मैंने करोड़ों रुपए लिए हैं, टिकट लिया है, तब लगवाई गंदी किडनी। उन्होंने ये उनके किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर फैलाई गई अफवाहों पर तंज था। राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती ने बीच बचाव किया, लेकिन तेजस्वी की पत्नी ने भी संजय का साथ दिया। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी संजय से नाराज चल रहे हैं। ये पारिवारिक कला आरजेडी की चुनाव समीक्षा को पीछे छोड़ रही है। पार्टी के अंदर तेजस्वी की पकड़ कमजोर पड़ रही है, जबकि विपक्ष के नेता बनने की होड़ में वो फंसे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये कला महागठबंधन को और कमजोर कर देगा, क्योंकि लालू परिवार की एकजुटता ही आरजेडी की ताकत थी। रोहिणी का दिल्ली लौटना और सोशल मीडिया पर खुलासे ने पूरे बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया है। लालू परिवार की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब संजय यादव के खिलाफ पार्टी में भी विद्रोह जमकर बाहर आ रहा है। देखिए ये वीडियो। लालू यादव को पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुप कराना पड़ रहा है। मतलब ये पूरा मामला बता रहा है कि पार्टी और परिवार दोनों लालू यादव के हाथ से निकल गया है और तेजस्वी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं कांग्रेस पर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के हिस्से के तौर पर कांग्रेस ने कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली, जबकि आरजेडी को 25 मिली। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम सहित कई दिग्गज हार गए। हार का ठिकरा पार्टी ने अपने ही नेताओं पर फोड़ दिया और अनुशासन समिति ने तुरंत एक्शन लिया। 16 नवंबर को जारी 43 कारण बताओ नोटिस ने
कांग्रेस के भीतर हड़कंप मचा दिया। ये नोटिस उन नेताओं को दिया गया है जो चुनाव के दौरान मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा और वोटरों का भरोसा डगमगा गया। नोटिस पाने वालों में पूर्व मंत्री वीना शाही, मधुरेंद्र कुमार सिंह, केसर खान जैसे और भी नेता शामिल हैं। प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने साफ कहा कि सभी को 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। अगर जवाब नहीं आया तो 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता रद्द हो जाएगी। समिति का कहना है कि अनुशासन और एकता पार्टी की जान है और हार के बाद किसी की भी ढील को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक्शन चुनावी हार की समीक्षा का हिस्सा है, जहां बागी नेताओं को पार्टी के लिए खतरा माना गया। लेकिन कांग्रेस का असली गुस्सा तो एसआईआर प्रक्रिया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इसकी आड़ में वोट चोरी हुई। दूसरे चरण की एसआईआर 12 राज्यों में चल रही है, जिसमें बिहार भी शामिल है। अंतिम वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। हार के बाद कांग्रेस ने इसे वोट ठगी का हथियार बताया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर को पारदर्शी तरीके से चला रहा है, जिससे लोकतंत्र खतरे में है। इसी गुस्से में पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में बड़ी रैली का ऐलान किया। यह रैली एसआईआर के खिलाफ होगी, जहां वोट चोरी के आरोप लगाए जाएंगे। 16 नवंबर को 2.5 घंटे की रिव्यू मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने फैसले लिए। रैली के अलावा बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति, एसआईआर फॉर्म भरवाना, मॉनिटरिंग सेंटर चेक करना जैसे कदम उठाने का आदेश दिया गया। अगर बूथ से लेकर राज्य स्तर तक लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस की मांग है कि चुनावी आचार संहिता लगने के बाद वोटर लिस्ट में कोई बदलाव ना हो और इसके लिए लीगल टीम तैयार की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। ये रणनीति बिहार हार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की है, ताकि आने वाले चुनावों में वोटरों का भरोसा जीता जा सके। लेकिन आलोचक कहते हैं कि आंतरिक कला के बिना एसआईआर पर चिल्लाना बेकार है। कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा बिहार सियासत को और उलझा रहा है। सीधी सी बात है कि अगर 65 लाख लोगों का नाम लिस्ट से हटाया गया है तो वो 65 लाख लोग सड़क पर उतरे होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कांग्रेस लेकिन फिर भी वोट चोरी के मुद्दे से पीछे हटना नहीं चाह रही है। वो इस मुद्दे पर अड़ी हुई है। अब ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को कहां तक घसीटेगी, कब तक इस मुद्दे को खींचेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं बिहार की सियासत के उज्जवल पहलू की, यानी कि एनडीए की जीत और नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण की तैयारी की। 14 नवंबर को आए नतीजों ने एनडीए को 202 सीटों का वर्चस्व दिया, जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19, हम को 5 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की राह पर है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की संयुक्त बैठक में नीतीश को सर्वसम्मति से नेता घोषित किया गया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई भ्रम नहीं है। हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। दिल्ली में बीजेपी जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल बंटवारे की बातचीत पूरी हो चुकी है। शपथ ग्रहण 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हो रहा है और ये नई सरकार बिहार के लिए नया अध्याय खोलेगी। नीतीश का नेतृत्व विकास, सुशासन और गठबंधन की मिसाल है। पटना में राजनीति हलचल चरम पर है, लेकिन एनडीए की एकजुटता महागठबंधन की कला से बिल्कुल उलट है। बिहार की सियासत आज 2 हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए की मजबूत सरकार बनने की तैयारी है, दूसरी तरफ महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी का पारिवारिक कला तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि कांग्रेस एसआईआर और वोट चोरी के बहाने अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि वोटर ने विकास और स्थिरता को चुना है। नीतीश कुमार की शपथ से बिहार को नई दिशा मिलेगी, लेकिन महागठबंधन को अपनी कमियों पर विचार करना होगा। और सवाल भी यही है कि कांग्रेस अगर अब भी ये नहीं समझी कि वोट चोरी का मुद्दा काम नहीं कर रहा है, तो उनका आने वाला चुनावों में 5 सीट भी लाना नामुमकिन हो जाएगा। और रही बात आरजेडी की, तो तेजस्वी के लिए भी यही सलाह है कि परिवार
बिहार और पार्टी समय रहते नहीं संभाला तो दोनों से एक साथ हाथ धोना पड़ेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।